नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलता हूं। प्रदेश परिषदों की घोषणा होनी है। 345 की संख्या में परिषद सदस्यों की संख्या होगी और फिर वही प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा में अब तक 56 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। 6 जिलों की सूची अभी बाकी है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष पद में दावेदारों को लेकर सुगबुगाहट का दौर तेज हो गया है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चयन होने से पहले भाजपा प्रदेश परिषद के सदस्यों का चयन करेगी। कुल 345 परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। इस परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला, SC, ST और OBC को खासा तवज्जो देने वाली है। इस आधार पर संख्या बल के हिसाब से लगभग 17 विधायकों को भी प्रदेश परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। इसी तरह प्रदेश में जितनी विधानसभा सीट SC, ST के लिए आरक्षित है, उनकी संख्या में भी उसी वर्ग के हिसाब से सदस्य परिषद में चुने जाएंगे। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महामंत्री मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्षों में से प्रदेश परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। प्रदेश परिषद सदस्य में SC, ST और OBC का खासा ध्यान रखा जाएगा। साथ में महिलाओं को भी रखने का निर्देश जारी किया गया है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। शहर में दिल्ली हादसे के बाद भी नगर पालिका और प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा, क्योंकि अभी भी बेसमेंट पे दुकानें चल रही हैं। ऐसा ही बेसमेंट के अंदर बिना परमिशन चल रही थी दुकानें। भिंड शहर के बीचों बीच वर्धमान शॉपिंग मॉल में तलघर के अंदर बेसमेंट में बिना परमिशन के धड़ल्ले से दुकान चल रही थी। सूचना मिलने पर नगरपालिका एवं शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो सब दंग रह गए, क्योंकि बेसमेंट में तलघरों का उपयोग पार्किंग के लिए होता है, ना कि दुकान चलाने के लिए। दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए यहाँ प्रशासन ने बेसमेंट की दुकानों को बंद करने के लिए एक आदेश जारी किया था, मगर दुकानदार उन परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं मान रहे थे। लेकिन नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि वर्तमान शॉपिंग मॉल के संचालक की ओर से कोई परमिशन नहीं ली गई, जिस पर नगरपालिका की टीम ने कार्रवाई करते हुए 22 दुकानों को सील कर दिया और कहा कि ऐसी अवैध रूप से तलघर में संचालित दुकानों पर नगरपालिका इसी तरह कार्रवाई करती रहेगी। वर्तमान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करीब 22 दुकानें ऐसी थी जो बेसमेंट में चल रही थी, नियमों को ताक पर रखकर चल रही थी। कल तो नगरपालिका ने वह कार्रवाई की, लेकिन देखने वाली बात है कि भिंड शहर में ऐसी कितनी दुकानें हैं जो बेसमेंट में चल रही हैं और नगरपालिका उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। बागेश्वर धाम दर्शन करने आई महिलाओं के साथ चेन स्नैकिंग का मामला सामने आया है, जिसमें बमीठा पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। सुजालपुर से आई 50 वर्षीय महिला माया पाटीदार ने बमीठा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि मैं जब अपने पति माखन सिंह पाटीदार के साथ बागेश्वर धाम में दर्शन कर रही थी, तभी पीछे से आई 2 महिलाओं ने मेरी चैन खींच ली, जिस दौरान एक महिला का मैंने हाथ पकड़ लिया और हल्ला होने के बाद उधर धाम की चौकी से पुलिस आ गई। उधर पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही की है। बता दें आपको, बागेश्वर धाम में ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर महिलाओं की चेन स्नैकिंग की गई हो, बल्कि इसके पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, जो कि बमीठा थाने में दर्ज भी कराए जा चुके हैं। लेकिन इस बार महिलाओं ने जो है इन आरोपी महिलाओं को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद यहाँ पे पूरे मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया। उधर इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार में आई 2 महिलाओं को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। 11 वर्ष से फरार 25,000 का इनामी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलात्कार पॉस्को एक्ट में फरार 11 वर्षों से अपराधी को टप्पल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल 25,000 का इनाम घोषित था। टप्पल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली नरेला से उसको गिरफ्तार किया गया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के साथ विष्णु शर्मा, अलीगढ़। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां राजनीतिक दलों की शुरू हो गई है और राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय पार्टी के साथ
निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने दमखम लगा रहे हैं। रतनपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए इस बार अनारक्षित सामान्य हुआ है। यही वजह है कि दावेदारों की फौज जो है लग गई है और लगातार 25 साल तक आरक्षित होने के चलते लोगों को मौका नहीं मिल रहा था और इस बार मौका मिला है तो हर कोई चाहता है कि अध्यक्ष बनूं। यही वजह है कि अब लगातार पार्टी बैठकें कर रहे हैं और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। पार्षदों की चयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि देखना होगा कि किसको टिकट पार्टी देगी और किस पर भरोसा जताएगी। हालांकि निर्दलीय भी इस बीच अपनी दांव लगा रहे हैं। निर्दलीय भी गणित राजनीतिक दलों की बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बहराइच में एक युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। हालत गंभीर होने पर बहराइच मेडिकल कॉलेज उसे लाया गया, जहां स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। फखरपुर थाना क्षेत्र में बिजौआ गांव के रहने वाले शरफुद्दीन नाम के शख्स ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। चीख पुकार सुनकर दौड़े आसपास के लोगों ने कंबल डालकर किसी तरह आग बुझाई और गंभीर अवस्था में झुलसे युवक को बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक ने पिता से कहीं जाने के लिए बाइक मांगी थी, मगर बाइक देने से पिता के मना करने के कुछ देर बाद ही युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। युवक के आत्महत्या के प्रयास के बाद पुलिस ने 2 व्यक्तियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया, जिसमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहराइच महाकुंभ में इस 45 दिन के अंदर करीब 6 अमृत स्नान है, जिसमें से बेहद खास तीसरा मौनी अमावस्या है, जिसमें पूरे विश्व से 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। महाकुंभ का आगाज हो चुका है और हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार महाकुंभ 144 साल बाद आया है, जो बेहद खास है। वहीं महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। इस बार महाकुंभ में करीब 6 अमृत स्नान हैं, जिसमें तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा, जो बेहद खास है। सभी अमावस्याओं में मौनी अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है। मौनी अमावस्या को माघी और माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु मौन व्रत का भी पालन करते हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था के संगम में डुबकी लगाने को लेकर योगी सरकार इसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में इन दिनों खनन माफिया पूरी तरह से खनन करने पर संलिप्त है। यहाँ तक कि बेतवा नदी की बीच धारा से एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन कर रहे हैं। जनपद जालौन में अवैध खनन और ओवरलोडिंग बंद नहीं हो पा रही है। खनन विभाग के संरक्षण में चल रहे इस खेल में माफिया पूरी तरह से हावी है। कार्रवाई के नाम पर खनन विभाग महज खाना पूर्ति करता नजर आ रहा है। जिले के खरका और कोरोना खंड में बेतवा नदी के बीचों बीच में पोकलैंड मशीन लगाकर अवैध मोरंग खनन किया जा रहा है। खनन माफिया खुलेआम एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी इन सब चीजों से अनजान बने हुए हैं और खुलेआम मोरंग निकलने को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो दोनों घाट हैं देवेंद्र गुप्ता के बताए जा रहे हैं, जो मोरंग का बड़ा माफिया बताया जा रहा है जनपद जालौन का। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अवैध खनन को लेकर के आदेश दिया है कि अवैध खनन नहीं होगा, इस बात का अनुपालन किस तरह से जनपद जालौन के अधिकारी करते हैं और जो अवैध खनन हो रहा है, बेतवा नदी को जो खोदा जा रहा है पूरी तरह से, वो कैसे बंद होता है। जनपद जालौन से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अकील अहमद। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में आज स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में एक दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सरगुजा जिले के 471 हितग्राहियों को अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र एवं राज्य की सरकार के द्वारा लोगों का बेहतर ख्याल रखकर उन्हें योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वामित्व योजना के तहत लोगों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। सरगुजा जिले के 471 अधिकार पत्रों का वितरण करने के साथ ही उन्हें मालिकाना हक प्राप्त हो चुका है।
आने वाले समय में हितग्राहियों को इसका बेहतर लाभ मिल सकेगा। वहीं केंद्र एवं राज्य की सरकार के द्वारा हितग्राहियों और लोगों के लिए ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं जिनसे लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं आज हुए कार्यक्रम में सरगुजा जिले के 471 अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भोपाल पुलिस ने एक नवाचार की शुरुआत की है, जिसके तहत सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों के निवारण के लिए पर्व मनाया जा रहा है। अभी तक आपने पुलिस का रौब देखा होगा, उनके सामने याचना करते उन्हें मनाते देखा होगा, लेकिन शनिवार को भोपाल पुलिस का एक नया चेहरा देखने को मिला, जिसमें पुलिस की तरफ से गीत संगीत के साथ पीड़ितों को भोजन चाय पानी की व्यवस्था की गई। दरअसल ये नज़ारा राजधानी भोपाल के जोन 2 में शामिल 9 थानों का है, जो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले पीड़ितों के लिए भोपाल हाट में जल कल्याण पर्व के तहत नवाचार कर रहा है, जिसमें पीड़ितों की शिकायत का मौके पर निराकरण किए जाने की कोशिश की गई। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले पीड़ितों का कहना है कि उनकी शिकायत का उन्हें काफ़ी हद तक यहाँ निराकरण मिला। गौरतलब है कि इस जोन में 10 जनवरी तक सीएम हेल्पलाइन की कुल 508 शिकायतें लंबित थीं। भोपाल की जोन 2 पुलिस के सामने तकरीबन 100 ऐसे केस सामने आए, जिसमें कि सीएम हेल्पलाइन में प्रकरण बंद होने के नाम नहीं ले रहे थे। इसी के चलते ये जो जन कल्याण शिविर है वो लगाया गया है। साथ ही साथ जो डीजीपी कैलाश मकवाना हैं, उनकी प्राथमिकताओं में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण जो है वो प्राथमिकता में आते हैं और इसी के चलते ये जो है आज शिविर लगाया गया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। 3 नकली पुलिस वालों ने मंदिर के दर्शन करने जा रही 2 बहनों को अपना शिकार बनाया और उनमें से एक महिला के द्वारा पहने गए जेवरों को उतरवाकर नकली चूड़ियां देकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला अब पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली ज्योति जैन सुबह अपनी बहन के साथ मंदिर दर्शन के लिए जा रही थी कि तभी बीच रास्ते में 3 युवकों ने उन्हें रोका और उन्होंने अपने आप को पुलिस अधिकारी बताते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पहने हुए गहनों को पर्स में रखने के लिए कहा। जब ज्योति जैन ने अपने गहने उतारकर पर्स में रखे, इसी दौरान हाथ की सफाई दिखाकर उन नकली पुलिस वालों ने नकली चूड़ियां पर्स में रख दी और असली सोने के जेवर लेकर मौके से फरार हो गए। इस बात का एहसास होते ही पीड़ित महिला तुरंत थाने में पहुंची और अब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश में जुट गई है। साइबर ठगी के साथ साथ इस तरह की परंपरागत रूप से जो ठगी की वारदातें हैं, उन्हें अंजाम देने में काफी इजाफा हो रहा है। समय रहते इन्हें रोका जाना बेहद जरूरी हो गया है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति के मामले में लोकायुक्त में एक और शिकायत हुई है। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट संकेत साहू ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और सीएमएचओ पर केस दर्ज करने की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता संकेत ने सौरभ के नियुक्ति पत्र आवेदन के साथ लोकायुक्त एसपी को शिकायत की है। संकेत के मुताबिक सौरभ ने अपने अनुकंपा नियुक्ति आवेदन में तथ्य छुपाए थे। सौरभ ने आवेदन में परिवार के सदस्यों के कॉलम में अपने बड़े भाई की जानकारी छुपाई थी। सौरभ का बड़ा भाई सचिन शर्मा छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में तैनात था, लेकिन सौरभ ने भाई की जानकारी ही छुपा ली। सौरभ की मां उमा शर्मा ने आवेदन में सहमति कॉलम पर हस्ताक्षर किए थे। तत्कालीन सीएमएचओ ने इस आवेदन को वेरीफाई किया था। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट संकेत साहू ने इस आवेदन पर सौरभ और तत्कालीन सीएमएचओ सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की है। संकेत साहू ने अल्टीमेट देते हुए कहा है कि लोकायुक्त में ये उनकी चौथी शिकायत है। इसके बाद वो जिला न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेंगे। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में जल्द ही मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत होने वाली है। जल्द ही गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से टीटीएच चौराहे तक कमर्शियल रन शुरू होगा। 1.5 साल पहले इस हिस्से की तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ट्रायल रन किया गया था। अब 6 किलोमीटर तक मेट्रो के कमर्शियल रन के लिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम 21 जनवरी को इंदौर पहुंच जाएगी। टीम द्वारा सेफ्टी ऑडिट करने के बाद 1 सप्ताह में एनओसी जारी की जाएगी। इसके बाद इंदौर में मेट्रो ट्रेन का कमर्शियल रन शुरू किया जा सकेगा। जिस हिस्से में मेट्रो ट्रेन का संचालन होगा वहाँ न तो आबादी है और न ही पर्याप्त यात्री की संख्या। इस कारण संचालन के बाद फायदा होगा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इंदौर में मेट्रो का कमर्शियल रन की शुरुआत मात्र 6 किलोमीटर की रहेगी और यहाँ पर किसी तरह की आबादी भी नहीं है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। स्वामित्व योजना के तहत आज देश भर में लाखों लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। इसी कड़ी में महासमुंद में सीएम विष्णुदेव साय ने यहाँ के 128 गांवों के 10,850 लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए।
स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड वितरण के तहत प्रदेश भर के 65,000 से अधिक लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए जाएंगे। आज इसी कड़ी में इसकी शुरुआत महासमुंद के महाप्रभु वल्लभाचार्य कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सहित विभिन्न सांसद और विधायक इसमें शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया और सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान बताया कि इस क्षेत्र के महासमुंद जिले के 128 गांव के 10,850 हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई दिया। साथ ही साथ सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से लोगों को उनकी तमाम योजनाओं का लाभ प्रदेश में मिल रहा है। स्वामित्व योजना के तहत देश के 50,000 गांवों में 58 लाख लोगों से अधिक को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया। इसी कड़ी में प्रदेश के भी हजारों हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू, रायपुर।